बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और गुज़िश्ता लेक्चर में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। बायोडाइवर्सिटी इस चैप्टर का नाम है और ये दो अल्फाज का मजमुआ है। बायो का मतलब जिंदगी है, जबकि डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ को कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी को मिला करके डिस्क्राइब किया जाए तो यूं किया जा सकता है, इट इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी अगर पौधों की हो फ्लोरा कहलाती है और अगर जानवरों की हो तो फाना कहलाती है। इस दुनिया में जानदारों की जो तादाद पाई जाती है, कुल तादाद हमारे इल्म में नहीं है, अलबत्ता मुहतात अंदाजे के मुताबिक साइंसदानों का मानना यह है कि 10 मिलियन की इकसाम पाई जाती हैं इस दुनिया में जानदारों की। उनकी कुल तादाद क्या है ये अननोन है, और ये जो इकसाम की तादाद है ये भी असल का 1/3 है, 1/3 से भी कम है। उसकी वजह यह है, हर गुजरते दिन के साथ नई स्पीशीज दरियाफ्त होती रहती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी तादाद में जमीन पे जानदार पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम इनको स्टडी करें, इनमें कॉमन चीजें कम हैं, इनमें डिफरेंसेस ज्यादा ऑब्वियस हैं, इनमें इख्तलाफात ज्यादा नुमायां हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी कहा ही इस चीज को जाता है कि हम जानदारों की खसूसियात में फर्क को पढ़ते हैं, उनकी वैरायटीज को स्टडी करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हर जगह पर एक सी नहीं होती है। मौसम के एतबार से जमीन के मुख्तलिफ रीजन्स हैं, जिन्हें ट्रॉपिक कहा जाता है, सब ट्रॉपिक कहा जाता है, टेम्परेट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पोलर रीजन्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है कि जहां पर सारा साल बर्फ रहती है, और अगर हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स की बात करें, निस्बतन यहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी की किसी भी जगह पर मौजूदगी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। मिसाल के तौर पे सतह समुंदर से बुलंदी, और मिसाल के तौर पर वहां मौजूद मिट्टी है, और मिसाल के तौर पे दूसरे जानदारों की स्पीशीज का पाया जाना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जिंदगी का मुतालिया करें तो साइंसदानों का मानना यह है, आज की जिंदगी जो जमीन पे हमें दिखाई देती है वो 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन का नतीजा है। साइंसदानों के मुहतात अंदाजे के मुताबिक, लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक, मुर्दा जानदारों की बाकियात को पढ़ने के नतीजे में ये मालूम होता है 600 मिलियन साल पहले जो जानदार इस जमीन पे रहते थे वो सिंपल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वगैरह थे। डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत को डिस्कस किया। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए खुराक का जरिया है, अदवायात का जरिया है, हमें लकड़ी हासिल होती है, हम तामीरात के लिए मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमें बायोडाइवर्सिटी से ऑयल मिलता है, रबड़ मिलता है, एडहेसिव्स मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत से अहम मवाद की तैयारी में मददगार है। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत के बाद आइए डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, मुख्तसर सवालात का हिस्सा बन सकती है, और इसका जवाब शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आप यूं दे सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। जानदारों का उनमें मौजूद मुश्तरिक और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर गिरोहों में तकसीम किया जाना दरअसल क्लासिफिकेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, इसको समझने से पहले इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूं, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है, मालूम जानदारों की तादाद आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, 1.5 मिलियन एनिमल्स ऐसे हैं कि जो इंसानों के मुशाहिदे में आए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स की, 0.5 मिलियन प्लांट्स ऐसे हैं कि जो नॉन हैं, मालूम हैं, इंसानों के इल्म में हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जानदारों में फर्क पाया जाता है? वो कौन सी चीजें हैं कि जिन्हें पढ़ने से हमें फर्क वाज़े तौर पे मालूम होता है? आइए देखते हैं। नंबर 1, साइज। साइज की बात की जाए तो जानदार मुख्तलिफ जिसामत के होते हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं आम आंख से दिखाई भी नहीं देते हैं। ये सिंपल यूनिसेलुलर हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हैं। इसी तरह से कुछ जानदार ऐसे हैं जो इतने बड़े हैं कि उनमें मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, और उनको हम अगर समझना चाहें, इंसान इसकी मिसाल है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स इसके एग्जाम्पल हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बात वाज़े हो जाती है कि जानदार बहुत से हैं और मुख्तलिफ इकसाम के हैं, और उनमें फ़र्क की एक वजह उनके कदो कामत में डिफरेंस का होना भी है। नंबर 2, शेप। हर जानदार की शक्लो सूरत मुख्तलिफ है, हर जानदार की बनावट में फर्क है, हर जानदार के जिस्म में मौजूद स्ट्रक्चर्स को अगर स्टडी किया जाए उसमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। कुछ जानदार ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल पानी में तैरने के लिए मौजू हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी शक्ल जमीन पे रेंगने के लिए मौजू हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 पांव पे चलने के लिए मौजू स्ट्रक्चर रखते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके जिस्म की बनावट अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो 4 पांव पे चलते हैं। नंबर 3, हैबिटेट। डियर स्टूडेंट्स, हैबिटेट की बात की जाए, हर जानदार के रहने की जगह उसको हैबिटेट कहा जाता है। हैबिटेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आप लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ environment in which an organism lives। माहौल का वो हिस्सा जहां कोई जानदार रहता है उसका हैबिटेट कहलाता है। कुछ जानदार ऐसे हैं खुश्की पे रहते हैं, कुछ हमवार जमीन पे रहते हैं, कुछ पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, कुछ नशेबो फराज वाले इलाकों में जिन्हें सतह मुर्तफा कहा जाता है वहां रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सहराओं को अपना मस्कन बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ों की गारों के अंदर रहते हैं, कुछ पहाड़ों की चोटियों पे रहते हैं, कुछ हरे भरे जंगलात में रहते हैं, कुछ मिट्टी के अंदर रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, और कुछ समुंदर में, पानी में, झील में, तालाब में, नदी में पाए जाते हैं। हर एक का हैबिटेट मुख्तलिफ है। इसी तरह से अगर हम डिटेल में जाके स्टडी करते हैं, मालूम होता है हर एक की अफजाइश नस्ल का तरीका मुख्तलिफ है, हर एक के रहन सहन का तरीका मुख्तलिफ है, हर एक की खुराक मुख्तलिफ है, हर एक की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मुख्तलिफ हैं, हर एक का दुश्मन से बचाव का तरीका अलग है। ये डाइवर्सिटी ज्यादा ऑब्वियस है, नुमाया तौर पर दिखाई देती है, और यही वजह है कि हम इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों को समझ नहीं सकते हैं जब तक उनकी क्लासिफिकेशन नहीं कर लेते हैं, जब तक उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर देते हैं, और यही मकसद क्लासिफिकेशन का है। टेक्सोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बताइए टेक्सोनॉमी से क्या मुराद है। आप लोग चैप्टर नंबर 1 में समझ चुके हैं और ये डिस्कस हो चुका है, बायो की एक ब्रांच है जो कि टेक्सोनॉमी कहलाती है। ये बायो की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों की गिरोहबंदी को पढ़ते हैं, उनके साइंसी नाम रखने को पढ़ते हैं, वो दरअसल टेक्सोनॉमी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, और वो सिस्टमैटिक्स का है। सिस्टमैटिक्स की बात की जाए, ये बायो की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर ना सिर्फ हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं बल्कि उसके साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी
हिस्ट्री। अब यहां पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का क्या मतलब है। इसका मतलब दरअसल शजरे नसब को पढ़ना है, आबाओ अजदाद का इल्म पढ़ना है, ये मालूम करना है जो जानदार आज मौजूद हैं वो माजी में कैसे थे, मुस्तकबिल में उनमें क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। ये एवोल्यूशन है। चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ आने वाली तब्दीलियां एवोल्यूशन कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुशाहिदा करें, अगर आप ऑब्जर्व करें, आपको नजर आएगा कुछ जानदार आपस में ज्यादा रिजेंबलेंस रखते हैं, कुछ कम रिजेंबलेंस रखते हैं, कुछ ज्यादा मुशाबहत के हामिल हैं और कुछ कम मुशाबहत रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल को डिस्कस करूं स्पैरो की। स्पैरो एक बर्ड है, एक परिंदा है, और इसकी शक्लो सूरत का मुशाहिदा किया जाए ये पिजन से ज्यादा मिलती जुलती है, यानी कबूतर से ज्यादा मिलती जुलती है बनिस्बत इंसेक्ट्स के। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें बर्ड्स को वॉकिंग एनिमल से, उनमें भी फर्क नुमाया है, लेकिन जो उड़ने वाले परिंदे हैं उन सब में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं हो सकता है माजी में तारीख के अंदर इनके आबाओ अजदाद एक ही हों, उनमें तब्दीलियां आने की वजह से ये मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील हो गए हों। डियर स्टूडेंट्स, इसको एवोल्यूशन कहा जाता है और इसको स्टडी करना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाता है। कुछ जानदार चलने वाले हैं, कुछ जानदार रेंगने वाले हैं, कुछ तैरने वाले हैं, कुछ उड़ने वाले हैं। जो उड़ने वाले जानदार हैं उनमें बहुत से कैरेक्टर्स कॉमन हैं, जो रेंगने वाले हैं उनमें बहुत से कैरेक्टर्स कॉमन हैं, जो तैरने वाले हैं उनमें बहुत से कैरेक्टर्स कॉमन हैं, और कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो स्टेशनरी हैं, अपनी जगह पे रहते हैं, हिलते नहीं हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरतें हैं जिनका मुशाहिदा हम हर रोज करते हैं, और अल्लाह ताला इन निशानियों के जरिए से, इन इशारात के जरिए से अपनी कुदरतों को, अपनी मेहरबानियों को हमारे सामने आया करता है ताकि हम उसका शुक्र अदा करें। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन के दो अहम मकासद हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर को समझना, और नंबर 2, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ना। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है कि जानदारों में, उनकी बनावट में, उनके जिस्मों में जो एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात हैं, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं, उनको समझा जा सके, और दूसरे अहम काम को यानी उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझा जा सके कि उनके फोरफादर्स कैसे थे, उनके एंसेस्टर्स कैसे थे, इन जानदारों के दूसरे जानदारों से क्या रिलेशन है। ये दो अहम मकासद हैं जिन्हें हम एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में पूछा जा सकता है। बताइए एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके बाद फर्दर डिटेल को देखते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाए, मतलब यह है कि अगर हम जानदारों की गिरोहबंदी करते हैं वो किस बुनियाद पे करते हैं। समझ लीजिए वो मुख्तलिफ फैक्टर्स क्या हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे उसमें क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं। नंबर 2, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज हैं, फर्दर कौन से फैक्टर्स हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरी बुनियाद है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स की बात की जाए, जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स और डीएनए को स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि जीन में क्या स्ट्रक्चर डिफरेंस है, क्या स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है। हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जानदारों के डीएनए मिलते जुलते हैं या मुख्तलिफ हैं, और ये भी एक बुनियाद फराहम करता है क्लासिफिकेशन के लिए जीन्स का स्टडी किया जाना।
डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया वो 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन होती है और उनमें जेनेटिक्स भी शामिल है, उनमें स्ट्रक्चर भी शामिल है, उनमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी शामिल हैं। ये देखा जाता है कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, ये देखा जाता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या फर्क हैं या क्या सिमिलरिटीज हैं। इसी तरह से ये भी देखा जाता है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और जीन्स में क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं, और इस बुनियाद पे जानदारों की गिरोहबंदी की जाती है जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी समझ लीजिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, ईच टैक्सा forms a ladder like structure that is called taxonomic hierarchy। इसमें आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सा या टैक्सोन। इसी तरह आप आगे ये लाइन ऐड करेंगे, ईच टैक्सा फॉर्म्स अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी वो ग्रुप जिनमें जानदारों को डिवाइड किया जाता है टैक्सा या टैक्सोन कहलाते हैं, और हर टैक्सा सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। इसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया दरअसल क्लासिफिकेशन के बारे में, हमने डिस्कस किया इसकी जरूरत के बारे में, हमने डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन को, हमने डिस्कस किया इसके एम्स को, और हमने डिस्कस किया इसकी बेसिस को। हमने टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे नोट लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम सवालात आपने ज़हन में रखने हैं। सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या एमसीक्यूज हो, हर हवाले से इस टॉपिक को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और आज के लेक्चर को तैयार करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।